हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एसएससी जीडी के लिए 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी जो जीडी की परीक्षा है उसको अच्छी तरह से देख आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाइए। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ऑप्शन की मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन फिर भी कम टाइम में कैसे कर सकते हो वो देखिए। ये जो आपको हिंट दे रखा है 18 है, इस 18 का मतलब क्या है? जब भी संख्या के अंकों को आपस में बदला जाता है और बदलने पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 18 है। इस 18 का मतलब ये है कि जब हम 18 में किससे भाग देंगे, 18 में जब हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आया? 2। ये 2 हमें ये बताने के लिए आया है कि वो जो संख्या है उसके अंकों के बीच का जो डिफरेंस है, अंकों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 2 है। ये जो 18 बढ़ा था, 18 में हमने 9 का भाग दिया, तो 9 का भाग देने पर हमें जो 2 मिला, ये हमें 2 ये बता रहा है कि उस संख्या के अंकों के बीच का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए, तभी अंकों को पलटने पर 18 हो सकता है। तो इससे हमें हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 6 डिफरेंस है तो ये नहीं होगा, यहाँ 8 है तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन आपके बच गए, ठीक है। अब आपको पता है कि बदलने पे क्या है, संख्या का मान बढ़ रहा है, जबकि इसको बदलेंगे तो बढ़ेगा क्योंकि 64 हो जाएगा, जबकि इसको बदलेंगे तो घटेगा यानी 46 हो जाएगा। तो बढ़ रहा है तो एक ही ऑप्शन सही हो रहा है बढ़ने पे। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में पूरे में कुछ नहीं था, आप ऑप्शन से चेंज कर सकते थे मतलब, पर फिर भी यदि मान लीजिए ऑप्शन कुछ और चेंज होते हैं तो आपको इस ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट देखिए, एक्स अपॉन अंडर में 128 बराबर अंडर में 162 बटे एक्स। तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए, एक्स का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर में 128 इंटू 162, ठीक है। अब आगे देखिए, इस 128 को हम तोड़ सकते हैं कैसे? तो 64 गुणा 2, ठीक है। 162 को हम तोड़ सकते हैं 81 गुणा 2, ठीक है। अब आपको पता है कि 64 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 8, और 2 और 2 को मिला के 2 बाहर आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, 18 8 144, कितना आ गया? 144, जो किसकी वैल्यू होगी? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यहाँ से एक्स बराबर में कितना मिल जाएगा? अंडर में 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 12। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की संख्या का पता करिए। कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो 50 पेन है उसमें से यदि हम 5 घटा दें तो 45, और 80 में से 5 घटा दें तो 75, और 65 में से 5 घटा दें तो 60, यानी कि 45, 75 और 60, इनका एचसीएफ चाहिए आपको। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45, 75 और 60 का एचसीएफ आ जाएगा। 75 और 60 का डिफरेंस कितना होता है? 15। तो एचसीएफ भी आपका कितना आ जाएगा? 15। देखिए, इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपके ऑप्शन है 5 है, एक तो एक 20 है, और एक आपका 15 है, और एक आपका 10 है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 50, 80 और 65 में जब हम एचसीएफ से भाग देंगे तो हमें कितना शेषफल मिलना चाहिए? तो 5 शेषफल बचना चाहिए, यानी 5 वितरित नहीं किए गए, इसका मतलब 5 शेष रह जाते हैं। तो ऑप्शन चेक करिए। तो देखिए, 5 से तो ये 50 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 20 से हमारा 80 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, 10 से हमारा 50 भी कट रहा है, 80 भी कट रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन ऐसा है जिससे 50 में भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 80 में भाग करेंगे तब भी 5 बचेगा, और 65 में भाग करेंगे तब भी हमारा 5 ही बचेगा। तो यही आपसे पूछा था कि इनकी जो डिफरेंस है 5-5 का, वो आपका उसका एचसीएफ बताइए। तो उसका एचसीएफ कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये ऑप्शन थे आपके जो मैंने वहाँ पे लिखे हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? देखते हैं इसको। देखिए, आपसे बोला है क्वेश्चन में कि पहले जो मूल्य था वो 25% बढ़ाया गया। आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो 1/4 होती है। 25% का मतलब 25% का मतलब ये 1/4 ही तो होता है। इस 1/4 का मतलब 25% बढ़ाया गया, इसका मतलब पहले मूल्य इसका 4 था तो 1 बढ़ा दिया गया, तो अब मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। अब कह रहा है कि फिर 20% कमी की गई, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5।
यानी 5 पे 1 की कमी गई। यदि मूल्य पहले 5 था तो अब मूल्य कितना हो गया, 1 कम यानी कि 4 हो गया। इसका मतलब क्या कि 4 पंजे 20, यदि मूल्य 20 था तो 5 चौक 20, अब भी मूल्य कितना है, 20 ही है। इसका मतलब जितना मूल्य पहले था तो उतना ही मूल्य क्या है, अब भी है। तो इसका मतलब कोई परिवर्तन उसके मूल्य में नहीं होगा, जितना पहले था उतना भी क्या है, अब भी उतना ही है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। 1190 दो व्यक्तियों के मध्य इस अनुपात में बांटे गए तो बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बड़ा भाग यानी कि 23 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें 23 से कटने वाले क्या सारे ऑप्शन 23 से करते हैं या फिर सिर्फ एक ऑप्शन 23 से कट रहा है। तो जब आप 23 से भाग देंगे तो आपके सारे ऑप्शन ही 23 से कट रहे हैं, तो इस तरह से तो आप निकाल नहीं सकते। दूसरा तरीका क्या है इसका कि कुल वैल्यू कितनी है, तो 1190 है, जबकि यूनिट में कुल वैल्यू कितनी है, तो क्या आ रहा है प्लस 23 यानी कि 34। तो 34 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1190। तो यहाँ से पूछा क्या बड़ी वैल्यू की वैल्यू, यानी 23 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो 1190 बटे में कितना आ जाएगा 34 गुणा हो जाएगा 23 का। 34 से कितने कटेगा, तो 17 से कटेगा 2 बार, 17 7 119, 2 से कटेगा आपका ये 35 बार, 35 गुणा 23, 35 गुणा 23 कितना आएगा, तो 3 पंजे 15, एक अंक कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक अंक कितना है, 5 है। ठीक है, और 35 गुणा 23 करने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ इकाई अंक से भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 5 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे भी 35 से 105 हासिल के 10 और 35 दूनी 70 और 10 80, 805 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि इतना भी जो करने की जरूरत नहीं है, तो एक यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। तो देखिए आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में कौन चल रही है, ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो सापेक्षिक चाल इनकी कितनी हो जाएगी, तो सापेक्षिक चाल ट्रेन की मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर घंटा, तो x माइनस के 5, क्योंकि सापेक्षिक चाल जो है एक ही दिशा में घट जाती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है, 125 मीटर, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी ट्रेन। तो दूरी बट्टे समय, समय कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। अब जरा ये बताइए, ये आपकी चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है, ये आपका मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लें, यानी 18/5 से गुणा कर दें। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 5 से कटेगा आपका ये 25 बार, और 5 से कटेगा आपका 2 बार, 5 से कटेगा ये आपका फिर 5 बार, और 2 से कटेगा आपका ये 9 बार, 9 पंजे 45। तो x माइनस 5 बराबर 45, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 45 प्लस के 5 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना हुआ। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपके भी जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें भी काफ़ी पूछे गए थे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइप क्वेश्चन का कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो एक खाट है उसका क्रय मूल्य कितना है, तो x रुपये है, तो 18 खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस का लाभ। ठीक है, यानी कितने रुपए की चीज़ खरीदी है और कितने लाभ पे बेची जा रही है, कुल मिला के क्या बन जाता है, आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। तो इस चीज फॉर्मूले का यूज करना है हमें इसमें। तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, तो 18 खाट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18x, और लाभ किसके बराबर होगा, 3 खाट के क्रय मूल्य बराबर, यानी 3x के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो किसके बराबर है, 18 खाट के विक्रय मूल्य के बराबर। और 18 खाट का विक्रय मूल्य है किसके बराबर, 16,800 के बराबर। 18 3 21, 21x की वैल्यू कितनी है, 16,800, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 21 अट्ठे 168, यानी कि 800। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 800 रुपये। x हमने क्या माना था, एक खाट का क्रय मूल्य, तो एक खाट कितने रुपये में खरीदी जा रही है, 800 रुपये में खरीदी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात पूछा है आपसे, ठीक है, तो 3 का कोई यूज नहीं है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक वस्तु को जब हम 2% में बेच रहे हैं और एक वस्तु को 18% में बेच रहे हैं, ठीक है, सेम ही वस्तु है, तो मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य है क्या है, 100 है, जब 2% लाभ पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। उसी वस्तु को जब 18% लाभ पे बेचेंगे
तो 118 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य क्या है, एक ही वस्तु है, तो एक 2%, एक बार में 2% लाभ पे बेची जा रही है, एक बार में 18% लाभ पे बेची जा रही है। तो पहला विक्रय मूल्य ये हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य आपका ये हो गया। दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल दीजिए। तो 102/118, तो किससे कटेगा आपका, 2 से, 2 से 51 बार, 2 से कटेगा आपका 59 बार। दोनों का अनुपात कितना आ गया, 51:59। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम का बढ़ जाता है। तो x का भार कितना है, देखिए यदि जो x वस्तु है वो भी यदि 50 किलोग्राम की होती तो हमारा पूरी वस्तुओं का जो औसत है वो कितना रहता, 50 किलोग्राम ही रहता, क्योंकि औसत के बराबर यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर उसमें औसत के बराबर कोई संख्या घटाई जाए तो पूरे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चक्कर क्या, औसत क्या है, बढ़ गया है, इसका मतलब जो नई संख्या आई होगी वो औसत से ज़्यादा वजन लेके आई होगी, तभी तो औसत बढ़ेगा। यदि कम लाती तो औसत घट जाता। तो ज़्यादा वजन लेके आई होगी तो कितना ज़्यादा लेके आएगी, 50 किलोग्राम तो वो लेके ही आई होगी क्योंकि औसत के बराबर। और कितना एक्स्ट्रा लेके आई हो, तो 500 ग्राम बढ़ गया है। 500 ग्राम का मतलब कितना होता है, 1/2 किलोग्राम होता है। 500 ग्राम का मतलब 1/2 किलोग्राम ही तो होता है। अब 1/2 किलोग्राम बढ़ रहा है, कितनी वस्तुओं में बढ़ा है, 25 पहले से थी और एक वस्तु और आ गई, यानी 26 वस्तुओं में बढ़ा है। तो कितना बढ़ गया, 13 एकम 13, यानी 13 किलोग्राम वजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो 52 किलोग्राम तो वो लेके, 50 किलोग्राम तो वो लेके आया होगा और 13 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया होगा, जिसकी वजह से हर एक के हिस्से में कितना कितना एक्स्ट्रा पड़ गया, तो आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा पड़ गया। इसका मतलब कुल मिला कितना वजन लेके आई होगी वो, तो 63 किलोग्राम वजन लेके आई होगी। ठीक है, तो जो नई वस्तु आई है उसका वजन कितना होगा, 63 किलोग्राम। क्लियर। देखिए इसका जो बेसिक तरीका वो भी सीख लीजिए। मान लीजिए आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कम करनी पड़ती है और आंसर भी निकल के आ जाता है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इसका दूसरा तरीका देखिए। देखिए वो क्या है कि 25 वस्तुओं का औसत कितना है, 50 किलोग्राम है। तो 25 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 50 यानी कि 1250 किलोग्राम। अब एक नई वस्तु आ गई जिससे वजन कितना बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया। यानी पहले औसत 50 था, अब औसत कितना बढ़ गया है, 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 0.5 किलोग्राम। ठीक है, आधा किलोग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम होता है। यानी अब औसत कितना हो गया है, अब औसत हो गया आपका 50.5 किलोग्राम। वस्तु कितनी हो गई हैं, तो 26 वस्तु हो गई हैं। अब 26 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 26 पंजे 130, हासिल के 13, और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, और फिर 26 पंजे 130, 30 और कितना था, 31। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, क्या है कि 26 पंजे 130 जीरो हो गया। अब कितना होगा, 26 गुणा जीरो में करेंगे, 26 गुणा जीरो में जीरो आएगा, लेकिन 13 हासिल के थे तो 3 हो जाएगा। वहाँ से कितना बचा, एक बचेगा हासिल का, और 26 पंजे 130 और एक 131। ठीक है, अब ठीक है, एक पॉइंट लगाओ तो एक जीरो लगा दें, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 1313। यहाँ कितना है 1250। ये 26 वस्तुओं का है, ये 25 वस्तुओं का है। तो 26वीं वस्तु कितनी होगी, यानी एक्स कितनी हो जाएगी, तो 1313 में से 1250 हटा दीजिए, 3 6, यानी कि 63 किलोग्राम की होगी। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप इसको फॉलो कर लीजिए, ये वाला मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो जो एक्स वस्तु है वो कितने किलोग्राम की होगी, तो 63 किलोग्राम की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत कितना है, 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत 250%, समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी। तो देखिए या तो आप इस मेथड से कर लीजिए या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था उस मेथड से कर लीजिए। देखिए आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए नया खिलाड़ी ने कितना बनाया, तो औसत का 250%, यानी कि 42 का 250% कितना हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, 50 दिया 50 पंजे 250, 2 से कटेगा 21 बार 21 पंजे 105। यानी कि जो नया सदस्य आया था उसने 105 स्कोर किया, उसके 105 स्कोर करने से औसत कितना बढ़ गया, 30% की वृद्धि होगी औसत में। पहले औसत कितना था, 42 था, 30% की वृद्धि, यानी कि 30% निकालिए इसका, तो 42 थी 126, 126/10 यानी कि 12.6, यानी कि औसत में कितनी की वृद्धि होगी, तो 12.6 की वृद्धि होगी। औसत कितना था पहले, 42 था, अब नया औसत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54.6।
यानी कि अब नया औसत हो गया 54.6। तो 105 रन बनाए थे नए खिलाड़ी ने, इसमें से 54.6 तो उसका औसत मेंटेन करने में चले गए। बचे कितने घटा दीजिए 54.6 को। जब 105 में से 54.6 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 50.4। ठीक है, यानी उसने इतने रन एक्स्ट्रा बनाए औसत से, मतलब औसत मेंटेन करने के बाद में इतने रन एक्स्ट्रा बनाए। जब इतने रन एक्स्ट्रा बनाए तो ये सब में बढ़ता है, यानी हर व्यक्ति में बटेगा जितने व्यक्ति होंगे। तो व्यक्ति कितने, हर एक के हिस्से में कितना पड़ा था, 12.5 पड़ा था, सॉरी 12.5 नहीं 12.6 पड़ा था। तो इतना जो एक्स्ट्रा है ये कितने व्यक्तियों के हिस्से में पड़ेगा, जितने व्यक्ति होंगे उतने व्यक्तियों के हिस्से में पड़ेगा। तो 12.6 का भाग कर दीजिए इसमें, 50.4 बटे में 12.6 कितने का कटेगा, ये 4 बार। तो शुरू में जो व्यक्ति थे वो कितने थे, तो शुरू में जो व्यक्ति थे वो आपके 4 थे। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका देखिए इसका, देखिए मान लीजिए कि शुरू में व्यक्ति हमारे x थे, ठीक है, और हर एक का औसत कितना था, 42 था। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 42 इंटू एक्स। और जो दूसरा व्यक्ति आया उसने कितना बनाया, तो 250% यानी कि 105 रन बनाए थे। तो शुरू में औसत स्कोर 42x था, 105 रन उसने और बना दिए, तो कुल मिला के जो रनों का संख्या होगी वो इतनी हो जाएगी 42x प्लस 105, जो किसके बराबर होगी, औसत में कितनी की वृद्धि हुई है, तो 12.6 की वृद्धि हुई है। पहले औसत हमने कितना माना था, कितना था हमारा 42, तो अब नया औसत कितना हो जाएगा 54.6। लेकिन अब संख्या कितनी हो जाएगी, एक व्यक्ति बढ़ गया, तो अब संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस 1, क्योंकि हमने शुरू में जो संख्या मानी थी वो x मानी थी। x के हिसाब से कुल जो हो गया आपका 42x, और 105 रन उस नए वाले व्यक्ति ने बना दिए, तो कुल मिला के इतने रन बन गए जो किसके बराबर होंगे, नए औसत और गुणा संख्या के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 42x प्लस के 105 बराबर 54.6 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 54.6x प्लस के ये 54.6, क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। अब ये 42x इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 54.6 में से 42 घटाएंगे तो आपका 12.6x ही बचेगा। अब ये 54.6 को इधर ले जाएंगे तो 105 में से 54.6 घटाएंगे, 105 में 54.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 50.4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50.4 बटे में 12.6, कितनी कटेगा आपका 4 बार। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था। ठीक है, तो इतनी रामायण पढ़ने से अच्छा है कि आप शॉर्ट में काम चलाएं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, x और y एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और x अकेला 9 दिन में कर सकता है, तो y अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए इस टाइप के लिए एक फॉर्मूला भी होता है और आपको बेसिक दोनों समझा देता हूँ। जब दोनों काम दे रखा हो, एक का दे रखा हो दूसरे का पूछ जाए तो कैसे निकालते हैं, तो XY यानी कि 6 गुणा 9 बटे में दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 से कटेगा आपका 3 बार 3 छक 18, यानी कि जो दूसरा होगा कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 18 दिन में काम खत्म कर देगा, यानी दोनों का मल्टीपल अपॉन में दोनों का डिफरेंस। ठीक है, बेसिक से कैसे करते हैं वो देखिए, एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों लोग मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो एक्स अकेला कर रहा है 9 दिन में। हम क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम के बराबर काम मान लेते हैं, यानी 6 और 9 का एलसीएम 18 है, तो यानी कि 6 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 18 बट्टे 6 3 हो गया। एक एक्स अकेला 9 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, ये एक्स और वाई दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और एक्स अकेला 2 काम कर रहा है, तो भाई कितना काम कर रहा होगा, भाई 1 काम कर रहा होगा, तभी तो 1 और 2 मिलकर 3 बनेगा। यानी भाई का एक दिन का काम 1 है, तो 18 काम को करने में कितना समय लगेगा, 18 बट्टे 1 यानी कि 18 दिन ही लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक सवाल खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद में 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। अब लौट के आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम किया, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1D1 बराबर M2D2, आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है। कैसे, 15 व्यक्तियों ने 20 दिन में तालाब खोदने का काम किया, तो 15 गुणा 20। ठीक है, ये किसके बराबर होगा,
10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब 10 दिन होता तो 15 व्यक्तियों ने काम किया हुआ, 15 गुणा 10। फिर आगे क्या हुआ है कि 10 दिनों के बाद में 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए और अगले 5 दिनों के बाद में, ठीक है, यानी कि 5 व्यक्ति चले गए, तो इसका मतलब 10 व्यक्ति बचे होंगे। तो 10 व्यक्तियों ने कितना काम किया होगा, 5 दिन काम किया होगा। उसके बाद अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति चले गए, इसका मतलब 5 व्यक्ति बचे, ठीक है। और इन्होंने कितने दिन काम किया है, तो मान लेते हैं इन्होंने x दिन काम किया है, ठीक है। काम को पूरा करने में कितना समय, अब काम पूरा हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी 30, यानी कि 300, ये कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 5x। तो 150 और 50 कितना हो जाएगा, 150 200, और ये 300 है, 300 में 200 घटाएंगे कितना बचेगा 100, बराबर हो जाएगा 5x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5 यानी कि 20। यानी जो CS काम था वो कितने दिन में खत्म हुआ, तो 20 दिन में खत्म हुआ है। पूछा क्या है पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो देखिए 5 दिन तो आपको, सॉरी 10 दिन तो आपको यहाँ लगे थे, ठीक है, 5 दिन आपको यहाँ लगे थे और 20 दिन यहाँ लगे थे, तो 10 20 और 10 30 और 5 35, कुल मिला के जो समय लगेगा वो आपको 35 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। यानी पूरा काम खत्म करने में आपको 35 दिन का समय लग जाएगा। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला नोट करिए, T1/T2 बराबर N2 - के 1 अपॉन में N1 - के 1, ठीक है। देखिए थोड़ा सही कर लीजिए N1 और यहाँ कर लीजिए N2, ठीक है, उल्टा लिख दिया, सही कर लीजिए। T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - के 1। T1 क्या है, पहला समय, N1 क्या है, कितने गुना हो रही है, T2 क्या है, दूसरा समय आपसे पूछा है, और N2 क्या है, कितने गुना हो रही है। इसको लगाइए, T1 आपका 4 है, T2 आपसे पूछा है, N1 दुगनी हो रही है यानी कि 2 - के 1, और फिर कितनी हो रही है 16 गुनी यानी 16 - के 1, ठीक है। इसको आगे देखिए, तो 2 - के 1 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 16 - के 1 कितना हो जाएगा 15 है। T2 गुणा 1 में होगा, 15 गुणा आपका 4 में होगा, तो T2 बराबर कितना मिल जाएगा 15 चौका 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। दर क्या है आपकी 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब ये तो होता है 1/10, इसका मतलब 10 रुपये एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगी, 11 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अगले साल भी आपका ऐसे ही होगा 10 से 11, अगले साल भी आपका ऐसे ही होगा 10 से 11, यानी 3 साल के बाद में यदि 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपये कितने बन जाएंगे, तो 11 का क्यूब यानी कि 1331 रुपये बन जाएंगे। लेकिन हैं कितने रुपये 2000 रुपये, तो 1000 की जगह पे दे रखे हैं 2000 रुपये, यानी इसका डबल दे रखा है, तो 1331 का दूना कितना हो जाएगा 2662, ठीक है। तो 2000 रुपये कितने हो जाएंगे 2662 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। देखिए आपसे ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार कोई पथ है, उसके चारों ओर एक बनाया गया रास्ता जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो जिसकी चौड़ाई है आपकी 7 मीटर, ठीक है, यानी ये चौड़ाई है वो 7 मीटर है, ठीक है। और तब पथ का क्षेत्रफल कहते हैं जो 440 मीटर परिधि, यानी ये जो अंदर वाला वृत्त है इसकी परिधि कितनी है 440 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। r क्या होती है बार वाली त्रिज्या, यानी इससे यहाँ तक की दूरी r होगी कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, क्लियर। तो सबसे पहले हम अंदर वाली त्रिज्या निकालते हैं क्योंकि परिधि दे रखी है 440 मीटर। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr जो दे रखा है आपको 440 मीटर। 2πr की वैल्यू रखिए 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 440, 22 दूनी 44, 44 से 440 कटेगा 10 बार, 10 × 7 यानी कि r बराबर कितना मिल जाएगा 70, r बराबर कितना मिल गया 70, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 70, क्योंकि ये एक ही बराबर दूरी तो है, यहाँ दूरी 70 है, वही कितनी है 7 की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी 77, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू मिल गई आपको 77, स्मॉल r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी
70। क्लियर, दोनों की वैल्यू मिल गई। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 77 का स्क्वायर माइनस के 70 का स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 22/7। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ए प्लस बी का मतलब दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 77 + 70 कितना हो जाएगा 147। और जब इन दोनों को माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा आपका 7 ही आएगा। ठीक है, 7 से 7 खत्म। 22 × 7 147 कितने होते हैं, 22 × 147 कितने होते हैं, तो 22 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो देखिए 22 7 कितने होते हैं 154, हासिल के 15, 22 चौक 88 और 15 कितने होते हैं 103, हासिल के 10, 22 से कम 10 और 22 से कम 22 और 10 32, यानी कि 32 34 आपका आंसर आएगा। 32 34 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। थोड़ी कैलकुलेशन है पर आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 अंश वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदला जाता है। किसके रूप में बदला जाता है, तो शंकु के रूप में बदला जाता है। इस पर बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समझिए इसको पूरा कि 121 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण कितना है 120 अंश है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई वृत्त था, ठीक है, इसका कोण क्या है, ये है। इसका एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, इसका त्रिज्या कितनी है 21 है और कोण कितना है 120 अंश है। ठीक है, देखिए ये आपकी त्रिज्या होती है, ये कोण होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका चाप होता है। इसको क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है, तो इस तरह से काटा जाता है। उस काट के क्या बनाया जाता है, काट के बनाया जाता है शंकु के रूप में बताया जाता है। तो शंकु की त्रिज्या बताइए। देखिए ये जो आपका हिस्सा है कटा हुआ है, इसको मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो देखिए। देखिए ये ये जो आपका हिस्सा है, इस वाला ये वाला मैंने अलग से काटा हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो 120 अंश ये है, ये हो गया त्रिज्या आपकी, ये हो गई और यहाँ पर क्या हो गया चाप। ठीक है, अब इसको समझिए। अब कह रहा है कि इसको काटने के बाद इसको मोड़ा जाता है शंकु के रूप में। तो हम इसको शंकु के रूप में मोड़ेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा, आपके शंकु के रूप में इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब हम इसको शंकु के रूप में मोड़ेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा चाप बनेगा। तो देखिए मैंने आपको लिखा भी हुआ है, ऊपर वाले हिस्से पर क्या लिखा हुआ है, देखिए चाप। यानी जब इसको मोड़ते हैं तो ये जो इसमें बन जाता है, ये आपका जो चाप जो होता है, ये शंकु की जो परती होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो परती में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका शंकु की क्या बन जाती है, परती बन जाती है बस। यानी इसकी चाप की जो लंबाई होगी वो इसकी परती के बराबर होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो देखिए चाप कैसे निकालते हैं, तो चाप बराबर होता है, चाप बराबर, देखिए चाप चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है आपका कोण गुणा त्रिज्या। कोण कितना है, तो कोण आपका लिख लीजिए, कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो कोण कितना है 120 अंश और त्रिज्या कितनी है 21। अब 120 अंश को हम किस में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये आपका रेडियन में होता है। तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणा π/180 गुणा 21। 60 से 2 बार, 60 से 3 बार, 3 से कटेगा आपका 7 बार, 7 दूनी 14 पाई, 14 पाई। ठीक है, यानी आपका चाप कितना मिल गया, चाप मिल गया 14 पाई के बराबर, जो किसके बराबर होगा, जो शंकु की परिधि के बराबर होता है। परिधि शंकु का जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो शंकु की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, तो आर पाई से पाई खत्म, 2 से कटेगा आपका 7 बार, तो आर बराबर हमें कितना मिल जाएगा 7। आर क्या है, शंकु की, देखिए इस तरह से शंकु बना होता है। ठीक है, ये जो आपकी परिधि है नीचे वाली, इस परिधि को तो मैंने दिखाया था आपको मोड़ के, कि जो आपका चाप है वो इस परिधि के रूप में बन जाता है। तो इस चाप की लंबाई होगी वो इस परिधि के बराबर होगी। तो इस चाप की लंबाई कितनी निकल के आई थी, 14 पाई निकल के आई थी, जो कि इस परिधि क्या होती है 2 पाई आर, चूंकि वृत्त के रूप में है तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। 2 पाई से कितना कटेगा, ये 7 बार कटेगा, तो आर कितना निकल के आ जाएगा आपका 7। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने बहुलक वाले काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं,
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ओवरलॉक क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही आपका वेरिलॉग होता है। इसमें आप ढूंढिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों PQRST के वन क्षेत्र को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल आपका 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। पूछा किसका है, क्यू का। क्यू कितना है 22%, तो इसका 22% निकाल दीजिए। तो 61,700 का 22% कितना हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 खत्म। 22 सत्ते कितने होते हैं, तो 22 सत्ते 154 होते हैं। हासिल के 15, 22 जगह 22 और 15 37, हासिल के 3 और 22 जगह 132 और 3 135, यानी कि 13,574। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों में उत्पादित पेचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेचों की औसत संख्या से ज़्यादा थी। तो पहले तो औसत संख्या निकालनी पड़ेगी। तो औसत संख्या कैसे निकालेंगे, एक तरीका है कि इसको सबको जोड़ लीजिए और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप पीछे वाली संख्या को औसत मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप, देखिए यहाँ 200 है, 300 है, 250 2 बार आया है, तो 250 को औसत मान लीजिए, ठीक है। हमने मान लिया कि पूरा जो औसत है वो 250 है, ठीक है। 250 से कितना कम है, तो 50 कम है। 250 से ये कितना ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा है। ये तो बराबर ही है, ये भी आपका बराबर है। ये कितना कम है, तो माइनस के 20 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये वाला, तो ये प्लस के 20 ज़्यादा है। तो ये प्लस से ये माइनस खत्म, ये प्लस से ये वाला माइनस खत्म। यानी पूरे का औसत कितना निकल के आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। औसत कितना निकल के आ गया, 250 ही निकल के आ गया। यानी कि सभी महीनों का जो औसत है वो कितना है, 250 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा था कि प्रत्येक महीने में उत्पादित पेचों की औसत संख्या से कितनी ज़्यादा है। तो 250 से कौन सा ज़्यादा है, एक तो ये ज़्यादा है और आपका एक ये ज़्यादा है। तो किस किस महीने में ज़्यादा है, फरवरी में और जून में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। औसत आप निकालेंगे तो इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं और आपका ये तरीका भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दिया हुआ है। निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा संस्थान ABC के उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी देता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वर्ष 2016 में ABC से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। किसमें पूछा, 2016 में। देखिए 2016 में डेटा कहाँ है, 2016 का डेटा आपका ये है। तो 2016 में कितने उत्तीर्ण हुए, 2016 में उत्तीर्ण हुए आपके 50, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, आपका यहाँ तक जा रहा है और ये लाइन कहाँ तक जा रही है, तो 50 तक जा रही है। तो 2016 में कितने उत्तीर्ण हुए, तो 2016 में उत्तीर्ण हुए आपके 50। ऑप्शन नंबर बी। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।